नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मीणा आप सभी का प्रथम कोचिंग बांसवाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूरा यकीन है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब उसी तैयारी में थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए यूँ कह सकते हैं कि पर्यावरण के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, पर्यावरण अध्ययन के। और लेवल फर्स्ट के लिए ये जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। 3 से 4 क्लासों के अंदर मैं संपूर्ण पर्यावरण का आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो यहाँ प्रत्येक ऑप्शन को बगैर टाइम खर्च किए हुए सीधी बात करते हैं, कोई फालतू बात नहीं। अपन यहाँ स्टार्ट करें पहले प्रश्न से, सभी ऑप्शनों पे बात करते हुए कंटेंट को क्लियर करेंगे। तो देखो, पहला जो प्रश्न है जोरदार प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें अपन ऑप्शनों की बात करें साहब, तो पहला है जैसे कि 2006 ये नहीं है, 1961 ये भी नहीं है, 2005 ये भी नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी, तो अपन को पता है कि 26 सितंबर, कब की बात है साहब? 26 सितंबर 1994 में, ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक एसोसिएशन प्राधिकरण की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो अपन यहाँ पे सही आंसर देखें तो कौन सा होगा बताओ? 1994। ये तो इस प्रश्न की बात हो गई। अब इस प्रश्न के साथ साथ, क्योंकि मैंने जो ये पूरे ऑप्शन बनाए हैं इन पे भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ आप यहाँ पे देखते रहें बराबर। जैसे 2006 पहला ऑप्शन कौन सा है बताओ? 2006 वाले ऑप्शन की अपन कैसे व्याख्या कर सकते हैं? तो जैसे अपनी एक इस चैप्टर के अंदर जो पहली यूनिट है उसमें एक सामाजिक बुराई है जिसका नाम है बाल विवाह। ठीक है साहब, बाल विवाह की अपन जब भी बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि सरकार द्वारा निर्धारित जो आयु है उससे कम उम्र पर शादी कराना क्या कहलाता है? बाल विवाह। प्रारंभ में बात की जाए तो एक एक्ट आया था जिसका नाम था शारदा एक्ट, ठीक है ना, शारदा एक्ट 1929। इस शारदा एक्ट 1929 की जब भी अपन बात करें तो पहली बार इस अधिनियम ने यह प्रयास किया कि बाल विवाह को रोककर एक उम्र निश्चित की जाए और इसके अकॉर्डिंग जो महिला है उसकी 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई और पुरुष की जो आयु निर्धारित की गई थी वो की गई थी साहब आपकी 18 वर्ष। ठीक है ना। अब 18 वर्ष की गई, पर धीरे धीरे इस शारदा एक्ट, हरविलास शारदा अपन बात करें इसके वो थे, तो यहाँ देखें बार बार इसमें संशोधन किए। तो टोटल जो संशोधन किए गए थे इसमें वो 3 किए गए थे। पहला अपन बात करें 49 में, और सेकंड किया गया था 78 में, और थर्ड की बात करें तो वो किया था 2006 में। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट इस 2006 से लिंक है और किससे संबंधित है बताओ? बाल विवाह से। बाल विवाह की अपन जब भी बात करें तो बाल विवाह अधिनियम को आज इस शारदा एक्ट को हटा करके, जो कि संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1930 में, 1 अप्रैल 1930 में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ये उम्र क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी। अब इसको संशोधित करके जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इस अधिनियम का नाम यूँ कह सकते हैं बदल कर रख दिया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। क्या नाम दे दिया बताओ? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 या निरोध अधिनियम 2006। तो इस 2006 का यहाँ पर मेरा लिखने का यही औचित्य था। तो आपको आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि ये 2006 वाला अभी क्या चल रहा है बताओ? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है ना। अब बात करें अपन, जैसे यहाँ पे और ऑप्शनों की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 1961। 1961 को देखकर आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है जिसमें वर पक्ष वधु पक्ष से अपन यूँ कह सकते हैं चल या अचल संपत्ति का क्या करता है? मांग करता है, और वधु पक्ष द्वारा उस संपत्ति को चल रूप में या अचल रूप में, दान के रूप में या दहेज के रूप में दिया जाता है। तो
तो ये 1961 वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये भारत में एक बहुत बड़ी कुरीति बन चुकी है दहेज प्रथा। तो दहेज निषेध अधिनियम आपने सुना होगा, कौन सा है बताओ? दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है ना। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो अपन को ये पता ही है कि ये 20 मई 1961 को ये क्या हुआ था साहब? लागू हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग अपन यूँ मान सकते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही किसकी श्रेणी में आते हैं? अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब 1961 दहेज एक्ट के अकॉर्डिंग अपन यूँ कह सकते हैं कि कई धाराएं भी हैं, जैसे सर्वाधिक आज की तारीख में अपन देखें तो यही प्रकरण चलने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा इससे जो यूँ कह सकते हो आप विवाह विच्छेद भी हो रहे हैं और कई महिलाएं आत्महत्या भी कर लेती हैं। तो ये जो देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति बन चुकी है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपसे, तो इसकी कुछ धाराएं हैं। जैसे धारा बात करें, एक धारा चलती है 498A, ये आपको बराबर याद रहनी चाहिए। क्या है बताओ? 498A, जो किससे संबंधित है बताओ? दहेज से संबंधित है कि अगर कोई दहेज देता है या दहेज क्या होता है? लेता है, तो वो इस धारा के तहत उस पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे और भी है, जैसे एक धारा होती है 304B। एक धारा कौन सी? काफ़ी देखो स्पीड थोड़ी सी रखनी पड़ेगी क्योंकि समय आप लोगों के पास भी कम है और अपन चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को अपन कवर कर सकें। तो यहाँ देखेंगे कि धारा है 304B, इसमें एक प्रावधान है कि अगर 7 वर्ष के भीतर किसी विवाहिता की संदिग्ध हालत में क्या होती है? मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में उस यूँ कह सकते हैं लड़के वाले पक्ष पर क्या हो सकती है बताओ? FIR हो सकती है। तो वो कौन सी धारा है? 304B। 7 वर्ष के भीतर, चाहे वो भले ही बीमारी अगर संदिग्ध है और वो केस करते हैं तो उस पर वास्तव में क्या लिया जाएगा? एक्शन। तो ये कौन सा अधिनियम है बताओ? दहेज निषेध अधिनियम 1961, जो कब लागू हुआ था ये बराबर ध्यान रखना, 20 मई 1961 को। उस टाइम पे अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यही है। अब बात करें यहाँ, ये तीसरा ऑप्शन और आपको दिख रहा है 2005। ये मैंने इसलिए लिया है कि 2005 में अपन कहें एक अलग से 2005 में, क्योंकि ऐसा लगा कि दहेज बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण महिलाओं पर घरेलू हिंसा के बहुत सारे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। किसके प्रकरण दर्ज हो रहे हैं बताओ? घरेलू हिंसा के। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में एक एक्ट लाया गया। इस 2005 वाले एक्ट को अपन बात करें तो महिला घरेलू हिंसा है ना, संरक्षण अधिनियम कह सकते हो, जो कब लागू किया गया बताओ? 2005 में, ठीक है ना। अब बात करें अपन कि ये तीनों ऑप्शन कुछ पहला अपन ने देखा ये किससे रिलेटिव था? बाल विवाह से। ये दोनों किससे संबंधित हैं? दहेज से मान लो या एक कुरीति के रूप में मान लो। और लास्ट वाला मैंने आपको जो आंसर बताया था कि 1994 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। तो आप हो सके तो ये जो 26 सितंबर लिख रहा है ये भी जरूर याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है कि वो 2 जगह क्या दे देता है? 1994। तो अपन ये मान सकते हैं कि 26 सितंबर 1994 को किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। अब बाल श्रम पे आगे के प्रश्नों में चर्चा करेंगे। तो अपन आगे अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलो, दूसरा प्रश्न जो है वो ये है आपका, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? तो ये जोरदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको कवर कराऊंगा। तो जैसे भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? तो सबसे पहले तो अपन इस यूँ कह सकते हैं कि प्रश्न को समझें तो इसका आंसर अपन दें। चलो, अब दिख रहा होगा पूरे ऑप्शन। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? तो आपको इन व्यक्तियों में देखा जाए
तो आपको मैं आई होप ऐसा ही आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पता होगा कि ये किसका कथन है, बताओ, के.एम. कपाड़िया। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि भारत में परिवार का अर्थ कौन से परिवार से है, बताओ, संयुक्त परिवार से। ये किसका कथन है, तो आपको बताना है कि वो किसका है, बताओ, के.एम. कपाड़िया का। किसका है, बताओ, के.एम. कपाड़िया, सॉरी पकाड़िया बोल दिया। अपन देखें दूसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बताओ, मैक्स मूलर। कौन सा है, बताओ, मैक्स मूलर। ये भी काफ़ी सही आंसर तो ये हो गया इस प्रश्न का, पर अपन अभी सभी ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखें दूसरा कौन सा है, मैक्स मूलर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो देखो इस बात को आप ध्यान रखना, संयुक्त परिवार से ही कौन संबंधित है, बताओ, के.एम. कपाड़िया, और संयुक्त परिवार से ही कौन संबंधित है, मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भाई साहब ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा कि जो भारत है अपना, क्या है, बताओ, भारत बोले तो इंडिया, ठीक है ना। भारत के अंदर जितने भी जो परिवार पाए जाते हैं, वो सामान्यतः कैसे होते हैं, संयुक्त परिवार। इस आधार पर इस व्यक्ति ने ये कहा कि भारत के अंदर जो आदिम प्रथा है या आदिम परंपरा है वो किसकी है, बताओ, संयुक्त परिवार की। तो इसने ये कहा कि संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है। क्या बोला था, बताओ, संयुक्त परिवार भारत की कैसी परंपरा है, बताइए, आदिम परंपरा। ये दोनों प्रश्न आने लायक हैं कि किसने तो ये कहा था कि संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है, और किसने ये कहा कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। तो ये किसने कहा था, ये तो के.एम. कपाड़िया ने। और मैक्स मूलर कहता है कि प्राचीन प्रथा जो चली आ रही है भारत में वो कौन सी है भैया, संयुक्त परिवार। और ये बात भी सही है, अपने भारत में अभी एकल परिवार का निर्माण ज़्यादा हो रहा है पाश्चात्य या पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण। वैसे देखा जाए तो अपन वसुदेव कुटुंबकम वाली बात करते हैं, तो अपने भारत में ये स्थिति होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। सबको क्या चाहिए, बताओ, स्वतंत्रता चाहिए। अब बात करें इस पे वापस, और चीज़ इसमें क्या पढ़ सकते हो आप, कि तीसरा जो व्यक्ति दिख रहा है, हेनरी मैन। तो देखो अपन कई बार जब भी बात करते हैं तो हमारे भारत देश में एक, वैसे पूरे उसमें ही कह सकते हैं विश्व में, पितृसत्तात्मक, क्या बोल सकते हैं, बताओ, पितृसत्तात्मक हेनरी मैन, पितृसत्तात्मक, ठीक है। तो ये जो पितृसत्तात्मक जो परंपरा है, इसका मतलब यूँ कह सकते हैं, इसका समर्थन कौन करता है, बताओ, हेनरी मैन। कौन करता है, हेनरी मैन। के जो परिवार होते हैं, क्या होते हैं, बताओ, परिवार, वो सामान्यतः कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक। ये कौन बोलता है, हेनरी मैन, ठीक है ना। और दूसरी बात करें कि भाई साहब एक व्यक्ति और था, टायलर, तो वो इससे पंगा लेता है और इसको बोलता है कि भाई तू बोल रहा है कि कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक, और मेरे हिसाब से कैसे होते हैं, बताओ, मातृसत्तात्मक। तो आपको यहाँ दो बात याद रखनी है कि देखो पितृसत्तात्मक का समर्थन कौन करता है, हेनरी मैन, और मातृसत्तात्मक का समर्थन कौन करता है, टायलर। क्या नाम है, बताओ, टायलर, ठीक है ना। अब चलो और आगे देखें, इसमें और क्या देख सकते हो आप। यहाँ लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये व्यक्ति मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि इसने परिवार की क्या दी थी, परिभाषा। परिवार की क्या दी थी साहब, परिभाषा। तो देखो परिभाषा दी थी, तो वो कैसे दी थी वो भी समझ लो आप। सभी परिभाषाओं को पढ़ाने से पहले इसी की बात कर लेते हैं। इस बंदे ने ये कहा था कि जितने भी जो लोग हैं, है ना, जितने भी जो लोग हैं, दादा दादी चाचा चाची, जितने भी जो सभी सगे संबंधी हैं, जिनमें क्या है, बताओ, ब्लड रिलेशन है, या अपन यूँ कह सकते हैं क्या है, रक्त संबंध है, वो सभी एक टापरी के नीचे ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा खानदान काय के नीचे रहता है, एक छत के नीचे रहता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, बताओ, मजूमदार ने। मजूमदार ने ये बोला था कि जितने भी जो रक्त संबंधी होते हैं वो सभी एक जगह, अपन यूँ मान लें
कहाँ पर रहते हैं बताओ, एक ही छत के नीचे। तो ये परिभाषा किसने दी थी बताओ, मजूमदार ने। क्योंकि देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस प्रश्न के माध्यम से, कि अगर परिभाषा वाला प्रश्न आता है तो आप पूरी परिभाषाएं याद नहीं रख सकते, और ज़्यादातर जितनी भी जो परिभाषाएं आती हैं उनको याद रखने का एक ही तरीका है कि पूरी रामायण में से 2-3 शब्द पकड़ो और आराम से उसको याद रखो, और वहाँ पे आपको लिख के तो आना नहीं है, केवल क्या करना है, पहचानना है। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस चैप्टर की अपन बात करें, जैसे पहला जो अपना है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिवार। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं बताओ, फैमिली की। ठीक है, और यहाँ अपन देखें तो ये एक वर्ड से बना है जिसको मैंने आपको लिखाया था, क्या बोलते हैं बताओ, फैमुलस। अरे क्या बोलते हैं, फैमुलस। ठीक है, सोते सोते देख रहे हैं, खाते खाते देख रहे हैं, भाई तुम्हारी इच्छा हो जैसे देखो, पर ये अभी टाइम ऐसा है कि आप जितना ये कवर कर सकते हो उतना कवर करो। और पहले मैंने लिखा है आप लोगों को, तो हो सकता है कि ये आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तो फैमुलस शब्द आ रहा है, और ये कैसा शब्द है बताओ, रोमन शब्द। अरे कैसा शब्द है, रोमन, या यूं बोल देते हैं कि कैसा शब्द है बताओ, लैटिन शब्द। अब पहले तो ये प्रश्न तो यही बन गया कि फैमिली किससे बना है, फैमुलस से। कौन सी भाषा का है, तो रोमन, या क्या लिख सकते हैं, लैटिन। अब साहब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फैमिली का, या फैमुलस के इस शब्द का अर्थ होता है समूह। क्या होता है बताओ, समूह, या क्या होता है, सेवक। समूह या क्या होता है, सेवक। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, समूह या क्या होता है, सेवक। किसकी बात कर रहे हैं अपन बताओ, परिवार की। देखो परिवार कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं अपन, एकल परिवार भी होते हैं, संयुक्त परिवार भी होते हैं। एकल परिवार का मतलब यही है कि हम दो हमारे दो, सीधी सी बात, हम दो हमारे दो। और संयुक्त परिवार का मतलब ये है काका काकी, चाचा चाची, ताऊ ताई, पूरा खानदान जब एक साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। आजकल संयुक्त परिवार धीरे धीरे किसमें चेंज होते जा रहे हैं, एकल परिवार में। उसके भी बहुत सारे कारण हैं। एकल परिवार बनने के सबसे ज़्यादा कारण, मतलब इस तरीके से कारण देके आपसे कथन पूछ सकता है, तो आप केवल अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, वे सभी बातें जो परिवार में कलह करती हैं या कोई मतलब एक दूसरों के अधिकारों का हनन होता है, तो वो सभी बातें संयुक्त परिवार को तोड़कर कौन से परिवार में चेंज कर देती हैं, एकल परिवार में। कुछ ऐसी भी है कि अपन यूँ जानते हैं कि यहाँ से किसी की जॉब लग गई मान के चलो, तो वो भी व्यक्ति दूर चला जाता है, तो वो भी एकल परिवार के रूप में सेटल हो जाता है। तो एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इनसे रिलेटिव जो परिभाषाएं दी गई हैं परिवार के बारे में, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। तो पहले अपन बात करें कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अगस्टे काम्टे। क्या नाम था, अगस्टे काम्टे। जैसे क्लास में मैं बोलता हूँ अगस्त में गए काम से, तो इसका नाम है अगस्टे काम्टे। ठीक है ना, अगस्त में गए काम से, है ना। तो इसमें देखें, इसने ये कहा था कि समाज की, किसकी भाई साहब, समाज की, परिवार, जो परिवार है वो कैसी इकाई है बताओ, आधारभूत इकाई है। कैसी इकाई है, आधारभूत। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगस्टे काम्टे आ जाए तो परिवार की आधारभूत इकाई। तो केवल और केवल आपको कौन सा वर्ड याद रखना है बताओ, आधारभूत, और कौन सा टेक देना है वहाँ पर बताओ, अगस्टे काम्टे। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा की बात करूं, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं। जैसे एक व्यक्ति आया था, कौन बताओ, प्लेटो। तो प्लेटो भाई साहब, तो अपन यूं कह सकते हैं, इन्होंने ये कहा कि जो परिवार होता है वो बालक की प्रथम क्या होती है साहब, पाठशाला होती है। परिवार बालक की प्रथम क्या होती है, पाठशाला। तो दो परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। प्लेटो ने कहा था कि परिवार जो समाज की या बालक की कह सकते हैं, सॉरी, तो प्रथम क्या होती है, पाठशाला। और अगस्टे काम्टे ने कहा कि समाज की परिवार क्या है बताओ, आधारभूत इकाई। अब देखो और कौन कौन सी दी थी साहब, वो भी देख लेते हैं, दो चार कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद अपन देखें कि एक भाई साहब आया था, डेविड कूपर। क्या नाम था बताओ, डेविड कूपर।
तो इसने तो अलग ही, वो जैसे लड़ाई हो जाती है तो बंदे लोगों को कॉल कर ऐसे बोलते हैं, कई बार अपन देखते हैं। तो जिसका जिससे अच्छा रिलेशन है या तो अपने परिवार को बुलाएगा या उनका दूसरा परिवार, फ्रेंड सर्किल हो सकती है। तो सभी को आप तो ये ध्यान रखना कि डेविड कूपर ने ये कहा कि परिवार एक प्रकार की क्या है बताओ, गैंग है जो सबको मिलकर कूटती है। तो आप तो यूँ ध्यान रख लेना कि डेविड कूपर ने परिवार को क्या कहा है बताओ, गैंग। क्या कहा है? गैंग। तो ये परिभाषा याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं साहब, इसके बाद अपन बात करें कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था C.H. कुले। क्या नाम था? C.H. कुले। देखो इसकी परिभाषा इसलिए ध्यान रखनी है कि जैसे छोटे छोटे पादप होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जब पादप होते हैं तो अपन जानते हैं कि उनके अंदर हरी हरी क्या मतलब नर्सरी के अंदर क्या होती है, हरी हरी घास होती है। वो उनका जिस तरीके से विकास करते हैं विकास होता चला जाता है। ऐसे ही ये C.H. कुले ये कहता है कि जो परिवार होता है, क्या होता है बताओ, परिवार। आपको ये ध्यान रखना है कि परिवार, इसने यूं कहा था कि एक ऐसा प्राथमिक समूह होता है जो कि मानव स्वभाव, ठीक है, 2-3 शब्द याद पकड़ने बस। मानव स्वभाव, परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें मानव स्वभाव या यूं कह सकते हैं कि उसके गुणों का, ठीक है, गुणों के पोषण की क्या होती है बताओ, ये एक तरीके से नर्सरी होती है। तो अपन नर्सरी शब्द आ जाए, है ना, या अपन पोषण स्तर कहते हैं, तो ये सब शब्द आ जाए तो अपन को कौन सा बंदा याद रखना है बताओ, C.H. कुले, ठीक है ना। कौन याद रखना है बताओ, C.H. कुले। अब अपन एक आध और बात करें जैसे, है ना, तो ये परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं, पर एक व्यक्ति और है जैसे याद आ रहा है तो उसको भी अपन बात कर लेते हैं। क्या नाम है बताओ, इलियट। इसने बोला था कि परिवार समाज की कैसी इकाई है बताओ, जैविक इकाई है। क्या है बताओ, जैविक इकाई। तो ये परिभाषा भी अपने आप में दम रखती है साहब, ठीक है। हालांकि जो अभी अपन इसकी बात कर रहे थे ये अपने आप में सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, तो ये आने के पूरे चांस हैं। जो किससे रिलेटेड है बताओ, संयुक्त परिवार से, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 15 मई को क्या मनाया जाता है साहब, परिवार दिवस। ये हर हाल में आपको पता होना चाहिए कि परिवार दिवस कब मनाया जाता है बताओ, 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को, ठीक है। चलो भाई, अब अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ देखें, चलो दूसरा कौन सा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा, काफ़ी प्रश्न है और सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखो ये दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ देख रहे हैं अपन, लिख रहा है साहब कि 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो मैंने फर्स्ट जो प्रश्न कराया था पहला उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया था। तो 2006 क्यों लिया था, तो ये पूरी बात यहाँ रिपीट हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो किसको हटा के बनाया गया बताओ, 1930 में लागू हुआ था शारदा एक्ट। पूरी बातें बता दी मैंने इसके बारे में। इसको हटाने पर कौन सा बना बताओ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे आप बताओ, 2006। तो यही है वो अधिनियम, ठीक है, जो वर्तमान में कार्यरत है। तो आंसर तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ना तो ये है बाल विवाह धूम्रपान निषेध अधिनियम, ये भी ये 2008 वाला है। इसको भी चलो देख लेते हैं, अभी लगे हाथ। देखो क्या देखेंगे, यहाँ लिख रहा है कि धूम्रपान निषेध अधिनियम। तो देखो 2 अक्टूबर 2008 को, कब की बात है साहब, 2 अक्टूबर 2008 को ऐसा अधिनियम लाया गया कि सार्वजनिक अगर स्थान पर, ठीक है ना, किसके स्थान पर बताओ, सार्वजनिक स्थान पर अगर क्या करता है, कोई धूम्रपान करता है, तो धूम्रपान करने पर उस व्यक्ति पर 200 रुपये का क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। उसके अलावा देखो आपने एक अधिनियम और सुना होगा जिसको अपन यूँ मान सकते हैं
कि ये बात यहाँ पे ख़त्म करके दूसरी बात देखो, क्योंकि जितना कवर कर सकें उतना बढ़िया है, कि एक अधिनियम चलाया गया था या पारित किया गया था, सॉरी, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम एक्ट 1952, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अपन मानते तो है नहीं, टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर बोतल भी देखते हैं, सिगरेट भी चलती है, सारा काम चलता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़ लिखी आती है, वैधानिक चेतावनी। क्या लिखा आता है? वैधानिक चेतावनी। और वैधानिक चेतावनी नीचे लिखा रहता है, जैसे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, या अगर कोई शराब का सेवन करना है तो वहाँ पे लिखा रहता है शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक। कुल मिला के सुट्टा मारना, पैक मारना, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। ये कौन से अधिनियम के तहत वहाँ लिखना पड़ता है, उनका बस चले तो नहीं लिखें, लेकिन कौन सा अधिनियम है बताओ? सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952। आगे बात समझ में? तो यहाँ इस पे बात कर ली अपन ने। चलो भाई, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई चर्चा का विषय नहीं है, तो जैसे एग्जिट होते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की, है ना साहब। तो अगला प्रश्न कौन सा है? देखो, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन, हाँ ये पूरा लिखा मिलता है, निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो अपन जब भी इसकी बात करें तो देखो ये वो पहली वाली डेट है, ठीक है, बाल श्रम से रिलेटेड। और यहाँ ये अभी जो अपन धूम्रपान की बात कर रहे, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो वापस रिपीट होते हैं, ये डेटें बार बार आती हैं, इसलिए इन्हीं को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ देखें कि 26 सितंबर 1994 में तो अपन ने देखा था बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की क्या हुई थी? स्थापना। अब बात करें दो यहाँ पे कि ये निषेध एवं विनियमन अधिनियम लागू कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा आपका अप्रैल 1986। कब हुआ था बताओ? अप्रैल 1986। और इसको अपन चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में भी अभी मैंने आपको बता दिया था। हाँ, इधर और भी अपन बात करेंगे तो धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको हर हाल में दिवस याद रखना है, एक दिवस आपको जरूर याद रखना है, जिसको बोलते हैं कब मनाया जाता है? 12 जून को, है ना, बाल श्रम दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस बोलते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 12 जून, ये कन्फर्म है, इनमें से कोई न कोई आएगा। 31 मई आती रहती है, लेकिन 12 जून। और अब तक आपने कितने पढ़ लिए? 3 दिवस। 15 मई को कौन सा है? परिवार दिवस, ठीक है ना। चलो भाई, अब बात करें अपन कि यहाँ पर ये अप्रैल, वही शारदा एक्ट की बात कर सकते हैं। और ये जो अधिनियम है, ये इसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि आप किसी भी बालक से सरकार द्वारा जो निर्धारित आयु है उससे कम आयु पर क्या नहीं करवा सकते बताओ? श्रम नहीं करवा सकते। वो श्रम किसकी श्रेणी में आता है? बाल श्रम। तो देखो, बाल श्रम वास्तविकता में देखा जाए बहुत किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो उसकी इकोनॉमी है, अगर बाल श्रम ज़्यादा होगा तो जो उनका भविष्य है बच्चों का वो खराब हो जाएगा। वो छोटे अपने बचपन को तो भूल के, और जभी से तो उनकी जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। अब अपन बात करें बाल श्रम की, तो देखो यहाँ कई ऐसे एक्ट भी हैं, जैसे अनुच्छेद कौन सा है बताओ? 24। अनुच्छेद कौन सा है बताओ? 24। ये कहता है कि अगर कोई बालक 14 वर्ष से छोटा है या 14 वर्ष का है तो उससे आप काम नहीं करवा सकते। दूसरा अपन बात करें कि एक अपन ने देखा है जिसका कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप 15 वर्ष से कम आयु के बालक पर किसी भी कारखाने में क्या नहीं करवा सकते? कार्य नहीं करवा सकते। एक है भाई साहब खान अधिनियम। कौन सा अधिनियम बताओ? खान अधिनियम या खदान अधिनियम 1952। इसके अकॉर्डिंग आप 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से क्या नहीं करवा सकते? काम नहीं करवा सकते। पानी पी लेता हूँ भाई, है ना।
देखो अपन बात कर रहे थे किसकी बताओ, बाल श्रम की। तो बाल श्रम में देखें तो अनुच्छेद 24 के तहत निर्धारित की गई है कितनी बताओ, 14 वर्ष की आयु। कारखाना अधिनियम 1948 बोलता है कि अगर किसी बालक की आयु 15 वर्ष से कम है या 15 वर्ष है तो उसको भी किसी उद्योग में नहीं लगाना है। खान अधिनियम 1952 बोलता है कि 18 वर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बोलता है कि कितने वर्ष का जो बालक है 15 वर्ष का, उससे नीचे वाला क्या नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। अब इसमें देखो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बाल श्रम जो होता है वो 2 पॉइंट कई बार अपने को परेशान करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक्टिंग, क्या बोलते हैं बताओ, एक्टिंग, ठीक है। और एक होता है घरेलू काम या घरेलू उद्योग, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट कैसे समझने हैं आपको, इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बालक किसी चलचित्र, फिल्म या सिनेमा या एक्टिंग करता है, रील्स वील्स बनाता है, कुछ भी करता है, तो आप ये मान के चलो ये उसका एक्स्ट्रा क्या है, हुनर है, ये उसकी क्या मानी जाती है बताओ, स्किल मानी जाती है। इसलिए जो बाल कलाकार होते हैं वो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बालक अपने स्कूल की छुट्टी के पश्चात अपने माँ बाप के घरेलू कामकाज या घरेलू कोई छोटा उद्योग है उसमें हाथ बटाता है, तो आप ये मान के चलिए वो भी किसकी श्रेणी में नहीं आएगा बताओ, बाल श्रम की श्रेणी में, ठीक है। और इस बाल श्रम को रोकने के लिए अनुच्छेद अपन को पता है 21 का में ये मतलब अनुशंसा की गई है कि अगर कोई बालक है तो 6 से कितने वर्ष तक बताओ, 14 वर्ष, तो उसको अनिवार्य रूप से क्या दी जाए, एजुकेशन दी जाए, शिक्षा दी जाए, और ये उसका मौलिक अधिकार है। ऐसे ही 51 का में भी क्या जोड़ा गया है बताओ, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और ये अपन बात कर सकते हैं। तो ये बाल श्रम से रिलेटेड में, बाल श्रम जो भी है एक बेकार प्रथा है जिससे कि बचपन छीना जाता है। और बाल श्रम के बारे में और भी अगर देखें, जो कि रजिस्टर में तो सारा आप लोगों को और बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाता है कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन होती है। चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है 1098, ठीक है ना, इस पर कॉल करना चाहिए। और एक होता है आपका पेंसिल पोर्टल। ये पेंसिल पोर्टल क्या करता है कि जो बाल श्रम में लिप्त हैं बच्चे, उनको चिन्हित करते हैं लोग, और उनके बारे में जो सूचना है या उनके फिर पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्थाएं, ये बाल श्रम से रिलेटेड जितनी भी योजना है उनको आप किस पे चेक कर सकते हो, पेंसिल पोर्टल पर, ठीक है। और बाल श्रम दिवस कब निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को, ठीक है। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और भी अपन बात करेंगे अगले के प्रश्न में। चलो यहाँ पे साहब देखो, ये दूसरा अपन देखें तो ये कुछ वस्त्र दिए गए हैं, चोरनोस, केडिया, अंगरखू, फेंटो, कफानी, चनिया चोली, और क्या बोलते हैं पोलकू, आभा, कांजरी, ठीक है, आभा नेरी भी बोल देते हैं। ये सभी किस राज्य के क्या हैं, वस्त्र हैं। तो मैं आपको बोलता था कि गुजरात के जो वस्त्र हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान से भी उनका रिलेशन है। तो यहाँ देखा जाए तो देखो ये पोलकू है, फेटा है, अंगरखू है, चोली है, ये सभी अपने राजस्थान में भी चलते हैं। तो ये कौन से राज्य के हैं बताओ, गुजरात के। किसके हैं बताओ, गुजरात के, ठीक है। अब बात करें किसकी बताओ, नागालैंड की। तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन लिया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक तो वस्त्र होता है कौन सा बताओ, किल्ट, और दूसरा होता है लेंगू पेंसू। कौन सा होता है बताओ, लेंगू पेंसू। क्या नाम होता है, लेंगू पेंसू। ये काले रंग का क्या होता है, वस्त्र होता है, और ये भी गहरे नीले रंग का क्या होता है, महिलाओं का वस्त्र होता है। तो ये 2 किल्ट और क्या है, लेंगू में से। तो काला नाग, किल्ट माने काला कपड़ा, तो नाग नागालैंड से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रख सकते हो साहब, देखो अब वस्त्रों के बारे में 2 तो ये हो गए। चलो जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैं कई बार बोलता हूँ कि एक पठान ने, किसने बताओ, एक पठान ने क्या पहनकर बताओ, पठानी सूट पहनकर, क्या पहनकर, पठानी सूट पहनकर कसाब को, किसको बताओ, जैसे कसाबा मिलता है तो कसाब एक आतंकवादी था, कसाब को काय में पकड़ लिया बताओ, बुर्गे में पकड़ लिया, और तरंगा, क्या बोलते हैं, तरंगा फहरा दिया। तो फिरन का मतलब क्या हो गया,
फहरा दिया। तो यहाँ एक ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, अपन यूँ समझ के अगर याद करें कि पठान का मतलब क्या है बताओ, पठानी सूट। और किसको पकड़ लिया, कसाब को, जो आतंकवादी था वो काय में छुपा हुआ था, बुर्गे में। और उसको पकड़ने के बाद क्या फहरा दिया बताओ, तिरंगा। फिरन का मतलब फहरा दिया। तो ये कौन से राज्य के वस्त्र हैं बताओ, जम्मू कश्मीर के। अब आपका कौन सा बचता है, पंजाब। पंजाब की बात करें तो आपने गाना भी सुना होगा, सरारा सरारा किया है ना, भांगड़ा भी देखा होगा। यहाँ पे शॉल भी होती है, ठीक है। एक पूछा गया है, पहले आया हुआ प्रश्न है, फुलकारी कौन सा होता है बताओ, फुलकारी। ये भी कहाँ का है, पंजाब का है। और क्या बोलते हैं, तहमत। क्या बोलते हैं साहब, तहमत। ये जो तहमत है, फुलकारी है, शॉल है, सरारा है, ये सभी कहाँ के वस्त्र हैं, पंजाब के। कहाँ के हैं, पंजाब के, ठीक है। राज्य विशेष के आप एक बार रिवाइज करते रहना, ये जरूरी है। यहाँ से प्रश्न आने के पूरे क्या हैं, चांसेज हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत सरल प्रश्न है, अपन देखें तो यहाँ लिख रहा है कि कैनेल या कनेल भी बोलते हैं, किस जंतु का क्या है बताओ, आवास है। तो आवास का मतलब रहने की टापरी उनकी, चाहे कोई भी जीव हो वो कहीं ना कहीं तो रहता होगा। जैसे चिड़िया किस में रहती है, घोंसलों में रहती है। तो यहाँ देखें कि अगर शेर, इसका सही आंसर कनेल अगर मिलता है तो कूतरा या क्या बोलते हैं बताओ, कुत्ता, ठीक है। ये जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं, कनेल। आंसर तो ये हो गया साहब इसका।